हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत के नजदीक परमाणु पनडुब्बी तैनात करेगा चाइना। दोस्तों, ड्रैगन के हिंद महासागर वाली साजिश का सबसे बड़ा खुलासा। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे पाकिस्तान में हिंसक झड़प, पुलिस से भिड़े इमरान समर्थक, फायरिंग में 7 की मौत, पथराव में एसएसपी बुरी तरह से जख्मी। बताएंगे क्यों अचानक शहबाज शरीफ ने कर दी पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा। वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। दोस्तों, वहीं बताएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दे दिया बातचीत का ऑफर, लेकिन सामने रख दी ये शर्त। जी हाँ, कह दिया पाकिस्तान से बातचीत के लिए हम तैयार है, लेकिन एक शर्त है। बताएंगे दोस्तों वो कौन सी शर्त रखी है राजनाथ सिंह जी ने। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर भारत में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत के नजदीक परमाणु पनडुब्बी तैनात करेगा चीन। ड्रैगन के हिंद महासागर वाली साजिश का सबसे बड़ा खुलासा। बताते चीन इन दिनों भारत के नजदीक परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की योजना बना रहा है। इसके लिए वो लगातार भारत के नजदीक के समुद्री इलाकों का सर्वेक्षण भी कर रहा है। पिछले 2 से 3 वर्षों से चीनी समुद्री सर्वेक्षण जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। हालांकि चीन का दावा है कि ये जहाज समुद्र में वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को इस दावे पर शक है। चीनी जहाजों के हाल के सर्वेक्षण के दौरान अपनाए गए रास्तों से पता चलता है कि वे भारत की घेराबंदी करने के लिए समुद्री इलाकों की पहचान कर रहे हैं। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के पीछे कई कारक हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अपने सबसे शक्तिशाली दुश्मन भारत को घेरने की है, तो वहीं दूसरा कारक इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले चीनी व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना है। चीन को डर है कि युद्ध के समय भारत या अमेरिका जैसे देश हिंद महासागर की घेराबंदी करके चीनी व्यापार और तेल गैस की आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं। ऐसे में वो अपने हितों की रक्षा के लिए परमाणु पनडुब्बियों के अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी अस्थायी रूप से तैनात करने की योजना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन की परमाणु पनडुब्बियों से निपटने के लिए भारत ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। हाल ही में भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को लॉन्च किया है। हमने उस खबर को भी कवर किया था, आपने सुना ही होगा दोस्तों। इसके अलावा दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए भारतीय नौसेना ने अधिक उन्नत समुद्री गश्ती विमानों का एक बड़ा बेड़ा भी तैयार किया है, जिसमें अमेरिकी P-8I पोसाइडन विमान शामिल है। जी हां, और भी कई विमानों को तैनात किया है भारत ने। चीन को हर करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये तो रही समुद्री मार्गों की ये सबसे बड़ी खबर चीन को लेकर, लेकिन आपको ये भी बता दें कि चीन ने विदेश में भी बहुत सारी जगहों पर अपनी सेनाओं को तैनात कर रखा है। एक तो कश्मीर के जस्ट नजदीक में, बिल्कुल पास में तैनात कर रखा है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें ताजिकिस्तान में चीन ने मध्य एशियाई देश ताजिकिस्तान के दक्षिणी पूर्व गोर्नो बर्दंखा में एक सैन्य चौकी स्थापित कर रखी है। चीन के इस विदेशी सैन्य अड्डे का खुलासा 2019 में हुआ था। तो वहीं वखान गलियारे के पास भी चीनी सैन्य अड्डा है, कंबोडिया में भी चीनी अड्डा है। लेकिन वहीं आपको बता दे दोस्तों कि माना ऐसा जाता है, आशंका जताई जाती है कि चीनी सेना दुनिया के कई ऐसे देशों में भी मौजूद है जिसके बारे में अभी तक लोगों को बहुत कम जानकारी है या फिर जानकारी है ही नहीं। इनमें श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, कीनिया, नाइजीरिया, कैमरून, घाना, मालदीव, चाड और मैक्सिको भी मौजूद है, जिनमें आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका कितने करीब हैं भारत के, म्यांमार कितना करीब है भारत के। अगर वाकई में वहां पर चीनी सैनिकों को तैनात कर रखा है जिनपिंग ने, तो यह भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम की बात नहीं हो सकती। दोस्तों, ऐसे में इनका पता लगाना बेहद जरूरी है। तो वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान में हिंसक झड़प, पुलिस से भिड़े इमरान समर्थक, फायरिंग में 7 की मौत, पथराव में SSP बुरी तरह जख्मी। दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पुलिस और इमरान खान की पार्टी PTI समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी की गई है, पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा। घटना के दौरान हुई फायरिंग में 7 लोगों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी PTI नेता फवाद चौधरी ने ABP न्यूज को दी है। उन्होंने ABP न्यूज से खास बातचीत में कहा कि रैली में आए लोगों पर फायरिंग की गई, रैली में शामिल हुए लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में मार्शल लॉ जैसे हालात हैं, इमरान समर्थक इस्लामाबाद खाली नहीं करेंगे। इससे पहले रैली के दौरान हुई पत्थरबाजी में कई पुलिस अधिकारियों समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना में SSP बुरी तरह से घायल हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शहबाज शरीफ सरकार ने इस्लामाबाद आने वाले रास्ते बंद कर दिए। बता दे दोस्तों, इमरान खान की रिहाई के लिए ये रैली निकाली गई थी जिसमें ये बड़ा बवाल मचा है। यहाँ तक कि मरियम ने कहा सरकार किसी से नहीं डरेगी। जी हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की CM मरियम नवाज ने ABP न्यूज से कहा कि इमरान खान पाकिस्तान में अराजकता फैला रहे हैं, हुकूमत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, सरकार किसी से नहीं डरेगी। लेकिन दोस्तों, इमरान खान की रिहाई के लिए जो रैली में
में लोग निकले हैं वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, अचानक से शहबाज शरीफ ने इस फील्ड में कर दी आपातकाल की घोषणा। दोस्तों वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार ने आज अचानक इमरजेंसी का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। यह आपातकाल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर लगाया गया। बताया जा रहा है कि ये एक तरह का शिक्षा आपातकाल है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में स्कूलों से वंचित 2,60,00,000 बच्चों को शिक्षित करने के इरादे से शिक्षा आपातकाल की घोषणा कर दी है। सरकारी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस कदम की घोषणा की और निजी क्षेत्र तथा नागरिक संगठनों से सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया है। दोस्तों ऐसे में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर लगाया गया, जो वाकई में पाकिस्तान के लिए किसी बहुत बड़े बेइज्जती से कम ये एक्शन नहीं है। तो इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वही बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मुंबई के बिजनेस फोरम में होंगे शामिल। दोस्तों अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नहयान 2 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। क्राउन प्रिंस के रूप में अल नहयान का ये पहला आधिकारिक भारत दौरा है। नई दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनकी अगवानी की और उनका औपचारिक स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान अल नहयान के साथ वहां के कई मंत्री और एक व्यापार मंडल भी आया है। इससे पहले शनिवार को विदेश मंत्रालय ने उनके भारत दौरे के पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी थी। MEA के मुताबिक क्राउन प्रिंस 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, यानी आज, और द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और साथ में राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे होंगे। इसके बाद 10 सितंबर यानी कल अल नहयान मुंबई का दौरा करेंगे और एक बिजनेस फोरम में शामिल होंगे, जिसमें दोनों देशों के व्यापारिक नेता भाग लेंगे। ऐसे में दोस्तों मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलिएगा अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान से बातचीत के लिए हम हैं तैयार, लेकिन हमारी है एक शर्त। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दे दिया बातचीत का ऑफर, सामने रख दिए बहुत बड़ी शर्त। बता दें, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की बात कही है। रक्षा मंत्री ने जम्मू के बनिहाल में कहा कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बंद कर दे तो भारत उसके साथ बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि कौन पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं इस वास्तविकता को जानता हूं कि आप अपने मित्र को बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें आतंकवाद को रोकना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद कर देगा तो भारत उसके साथ बातचीत शुरू करेगा। रक्षा मंत्री इन दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की चपेट में आने वालों में 85% मुसलमान थे। कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं आम बात थी। क्या आतंकवादी घटनाओं में हिंदू मारे जा रहे थे? मैं गृह मंत्री रह चुका हूं और मुझे पता है कि आतंकवादी घटनाओं में सबसे अधिक मुसलमानों की जाने गई हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने POK के लोगों को भी ऑफर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के लोग भारत आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन्हें भले ही पराया मानता है लेकिन भारत उनको अपना मानता है। अब ऐसे में दोस्तों भारत की ये शर्त हमेशा से ही रही है कि तुम आतंकवाद को खत्म करो, आतंकवाद मुक्त बनो, फिर हम तुमसे हर तरीके से बात करने को तैयार है। ऐसे में फिर एक बार राजनाथ सिंह जी ने ये शर्त रख करके उन बातों को ताजा कर दिया और पाकिस्तान को एक और मौका दिया है कि बताओ तुम्हें क्या करना है। आतंकवाद प्यारा है तो कोई बात नहीं, और आतंकवाद को खत्म कर रहे हो तो हमसे बात शुरू कर सकते हो। तो वहीं आपको बता दें, अपना भारत बनेगा दुनिया का सेमीकंडक्टर हब। 2.36 लाख करोड़ के निवेश से इन राज्यों में लगेंगे 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। दोस्तों मोदी सरकार की कोशिश भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाना है। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए वैश्विक और घरेलू कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर 50% की पूंजीगत सहायता दे रही है। जानकारों का कहना है कि सेमीकंडक्टर हब बनने से लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो वहीं बता दें, सेना के सीनियर अधिकारियों को क्रैश कोर्स कराएगा IDS। आखिर क्यों उठाया जा रहा है ये कदम, बता दें। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय 9 से 13 सितंबर 24 तक नई दिल्ली के USI में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 5 दिनों तक चलने वाला यह विकास
सह परिचय कार्यक्रम तीनों सेनाओं के मेजर जनरल और समकक्ष अधिकारियों के साथ साथ रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक संयुक्त परिचालन, समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम की अवधारणा भारतीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को भविष्य के नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार करने के लिए की गई है। तो वहीं बता दें, अमित शाह जी से नहीं डरते, एक दिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि एनसी कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह और उनकी कही गई बातों से नहीं डरते। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हम इसलिए किसी से नहीं डरते क्योंकि एक दिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। फारूक अब्दुल्ला हजरत बल में अपने पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 42वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह से इतर मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी वो पार्टी नहीं है जो गाय रखने के कारण लोगों की हत्या करती है। भाजपा ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 के बाद आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है? ये सब कुछ सवाल थे दोस्तों जो फारूक अब्दुल्ला उठाने की कोशिश कर रहे थे। चुनावी दौर में पक्ष विपक्ष आपस में कटाक्ष करते ही हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें, पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने किस पर साधा ये कहते हुए निशाना की काबुल में चाय की चुस्की पाकिस्तान को पड़ गई महंगी। दरअसल पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने अफगानिस्तान को लेकर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में काबुल में चाय की चुस्की पाकिस्तान को महंगी पड़ी। इशाक डार ने इमरान खान की पूर्ववर्ती सरकार पर आर्थिक और सुरक्षा संबंधित निर्णयों में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। इशाक डार ने लंदन के बेलग्रेविया जिले में पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान सरकार और सैन्य अधिकारियों द्वारा अतीत में की गई गलतियों पर खेद जताया, लेकिन देश के भविष्य के बारे में आशावादी रुख अपनाया। तो वहीं बता दें, भारत के अंदाज पर फिदा हुआ संयुक्त राष्ट्र यूएनजीए अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा बहुपक्षवाद का समर्थक है हिंदुस्तान। जी हां, भारत के अंदाज और पीएम मोदी की कार्यशैली का संयुक्त राष्ट्र भी दीवाना हो गया है। यूनाइटेड नेशन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने खुलकर इसके लिए भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत बहुपक्षवाद का उत्साही एवं प्रतिबद्ध समर्थक रहा है। फ्रांसिस ने कहा कि 1.4 अरब की आबादी वाले इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में वैश्विक मामलों में निरंतर मजबूत योगदान देने के लिए भारत का भविष्य उज्जवल है। फ्रांसिस ने 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस सत्र के प्रमुख के तौर पर यह टिप्पणियां अपना 1 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले किया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में अग्रणी देश है। भारत बहुपक्षवाद का उत्साही और प्रतिबद्ध समर्थक रहा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा काफी महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोग डेनिस फ्रांसिस को थैंक यू कहना मत भूलिएगा भारत की तारीफ करने के लिए। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पर ऐसी है अंतरिम सरकार की तैयारी। मंदिरों की सुरक्षा में तैनात होंगे मदरसों के छात्र। जी हाँ, दुर्गा पूजा से पहले जागी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार माहौल बिगाड़ने वालों को दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान संभावित अशांति की आशंकाओं के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रविवार को संभावित उपद्रवियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि वे किसी भी हालत में सांप्रदायिक सद्भावना को बाधित करने या हिंदू त्योहार के दौरान पूजा स्थलों को निशाना बनाने वालों को बख्शेंगे नहीं। साथ ही मदरसों के छात्रों को मंदिरों की सुरक्षा में लगाने का आदेश दिए गए हैं। धार्मिक मामलों के सलाहकार डॉक्टर AFM खालिद हुसैन ने काली मंदिर के दौरे के दौरान कहा कि अगर कोई पूजा स्थलों पर उपद्रव करता है या पूजा कर रहे लोगों को परेशान करता है तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें कानून के दायरे में लाएंगे और शांति सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि दुर्गा पूजा 8 से 9 अक्टूबर को है। वहीं बता दें, आखिर क्या है ये इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 76? भारत के अंडर वाटर फाइटर जेट से चीनी ड्रैगन को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। दोस्तों, भारत अपने नौसैनिक बेड़े को आधुनिक बनाने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पनडुब्बी अधिग्रहण और विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है, जिसका मकसद चीनी सेना की आक्रामकता को उसी आक्रामकता के साथ काउंटर करना है। अपने इसी मिशन के तहत चल रहे प्रोजेक्ट 75 इंडिया यानी P75I और परमाणु ऊर्जा से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी पहलों के साथ भारत ने प्रोजेक्ट 76 के तहत स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के निर्माण के लिए रिसर्च शुरू कर दी है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 76 का मकसद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP सिस्टम्स से लैस 6 अगली पीढ़ी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां बनाना है। तो वहीं बता दें, बुर्ज खलीफा के बाद अब बुर्ज अजीजी दुबई में बन रही दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत। बता दें कौन बनवा रहा है ये? दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची इमारत बन रही है। इस इमारत का नाम बुर्ज अजीजी है। इस बिल्डिंग को रियल एस्टेट फर्म अजीजी डेवलपमेंट्स बना रहा है। इस साल जनवरी में ही बुर्ज अजीजी का शिलान्यास हुआ था।
था, लेकिन उस समय इसकी सही ऊंचाई का खुलासा नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस बिल्डिंग के डेवलपर को दुबई के अधिकारियों से मंजूरी का इंतजार था। दुबई में कोई भी ऊंची इमारत बनाने के लिए जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी GCAA की मंजूरी लेना जरूरी होता है। जी हाँ, अजीजी डेवलपमेंट ने बताया कि बुर्ज अजीजी की ऊंचाई 725 मीटर यानी 2379 फीट होगी। वहीं बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। तो वहीं आपको बता दें, नास्ट्रेदमस ने की अमेरिकी चुनाव की भविष्यवाणी, ट्रंप हैरिस में किसको मिलेगी जीत, हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, आप सभी जानते ही हैं। इस चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में है। एलन लिक्टमैन, जिन्हें अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों का नास्ट्रेदमस कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। पिछले 10 वर्षों से वो चुनावों को लेकर जो भी भविष्यवाणी करते आए हैं वो सटीक और बिल्कुल सच साबित हुई है। अब 2024 के चुनावों को लेकर उन्होंने अपनी भविष्यवाणी कर दी। गुरुवार को लिक्टमैन ने भविष्यवाणी की है और कहा कि कमला हैरिस नवंबर के चुनाव में जीत हासिल करेंगी। जी हाँ, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आए हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति बाइडेन के हटने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनी है। 5 नवंबर को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को वो हरा देंगी और व्हाइट हाउस डेमोक्रेटिक हाथों में होगा। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक लिक्टमैन ने वीडियो में कहा कि डेमोक्रेट्स व्हाइट हाउस पर कब्जा बनाए रखेंगे और कमला हैरिस अमेरिका की अगली अमेरिकी राष्ट्रपति होगी। कम से कम इस रेस के लिए मेरी भविष्यवाणी यही है। अब ऐसे में दोस्तों, लिक्टमैन के इस भविष्यवाणी पर आप क्या राय देना चाहेंगे? दोस्तों, क्या वाकई में कमला हैरिस ही अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बनेंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे? आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, अर्जेंटीना के दूतावास में छिपे लोग करना चाहते हैं इस देश के राष्ट्रपति की हत्या। सरकार के कदम से मची हलचल। दोस्तों, वेनेजुएला में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस के बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वेनेजुएला की सरकार का कहना है कि उसके देश में अर्जेंटीना एम्बेसी में रह रहे लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की हत्या करना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि इसीलिए ब्राजील अब से देश में अर्जेंटीना के राजनयिक हितों की रक्षा न कर सकेगा, जिससे शरण की उम्मीद में महीनों से अर्जेंटीना के दूतावास में रह रहे वेनेजुएला के सरकार विरोधी लोगों पर खतरा मंडराने लगा है। वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने ब्राजील को अपने फैसले के बारे में सूचित कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह विदेश मंत्री जयशंकर जी जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा वार्षिक आम बहस में 28 को होगा उनका वक्तव्य। दोस्तों, सितंबर के अंत में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 79वें सत्र में वार्षिक बहस में 28 सितंबर को PM नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री जयशंकर जी वक्तव्य दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र से जारी वक्ताओं की संशोधित सूची से ये बात सामने निकल कर आई है। तो वहीं बता दें, मुस्लिम देश में ISIS ने रची पोप फ्रांसिस के कत्ल की साजिश, जिसमें 7 हुए अब तक गिरफ्तार। दोस्तों, इंडोनेशिया की पुलिस ने पोप फ्रांसिस पर हमले की साजिश मामले में 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पोप फ्रांसिस एशिया प्रशांत की 12 दिवसीय यात्रा पर हैं और शुक्रवार को इंडोनेशिया का दौरा पूरा होने के साथ ही उनकी यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया। तो वहीं बता दें, अमेरिका के शीर्ष अधिकारी का सबसे बड़ा बयान, कहा जब भी हम दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो उसमें भारत सबसे ऊपर होता है। दोस्तों, अमेरिका की सरकार की एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन समेत प्रमुख वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। साथ ही उन्होंने भारत के साथ अमेरिका के संबंधों पर कहा कि जब भी हम दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो भारत का नाम दोस्तों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डिप्टी CEO निशा देसाई बिस्वाल की यह टिप्पणी उनकी भारत यात्रा से पहले आई है। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन अमेरिका की एक विकास वित्त संस्था और एजेंसी है। तो वहीं बता दें, वक्फ बिल पर बैठकों में टेम्परेचर हाई ASI पर ओवैसी ने लगाया आरोप तो मिल गया तगड़ा जवाब। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठकें हाल ही में विवादों का केंद्र बन गई है। इसका मुख्य कारण वक्फ संपत्तियों को लेकर कई सरकारी एजेंसियों और वक्फ बोर्डों के बीच उभरता हुआ संपत्ति विवाद है। सरकारी एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्डों ने उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जबकि वक्फ बोर्ड ने इन आरोपों को खारिज करते हुए विपरीत दावे किए हैं। इस विवाद में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के पक्ष में तर्क दिए हैं और साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जैसी सरकारी एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओवैसी ने समिति के समक्ष दिल्ली की 172 वक्फ संपत्तियों की एक सूची प्रस्तुत की है, जो उनके अनुसार ASI के अनधिकृत कब्जे में। उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ बोर्डों की संपत्तियों को बिना कानूनी आधार के कब्जा किया गया है और इसे तुरंत खाली किया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर ASI ने इन स्मारकों पर अनधिकृत निर्माण कार्यों का भी आरोप लगाया, जो वक्फ बोर्डों द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, ASI का कहना है कि ये स्मारक ऐतिहासिक धरोहरें हैं और इनका संरक्षण उनकी प्राथमिकता है। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों पर दावा कर रहे हैं, जो
जो न केवल अवैध है बल्कि ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए भी खतरा है। तो वहीं बता दें हरियाणा में थम नहीं रही बीजेपी की मुश्किलें, अब इस पूर्व मंत्री ने अपनाए बागी तेवर, दे दिया अल्टीमेटम। दरअसल हरियाणा बीजेपी में बगावत का सिलसिला थम नहीं रहा। उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद विरोधी स्वर तेज हो गए हैं। अब पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव ने भी पार्टी को आंख दिखा दिया है। उन्होंने 2 दिन में चुनाव लड़ने का फैसला लेने की बात कही। बता दें कि टिकट कटने से विक्रम सिंह यादव नाराज हैं। पूर्व मंत्री ने कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पर तंज कसा। उन्होंने पूछा कि कोसली में विकास करवाया होता तो टिकट क्यों रेवाड़ी से मिला। बीजेपी ने लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी से चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने लक्ष्मण सिंह को कोसली से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, कहा कि मेरे सामने लड़ने पर जमानत जब्त हो जाएगी। तो वहीं बता दें हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच बन गई बात, सीटें भी हो गई तय। आज हो सकता है बड़ा ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होने की कई दिन से चल रही चर्चाओं के बीच सूत्रों से पता चला है कि गठबंधन पर बात बन गई है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। गठबंधन की आधिकारिक घोषणा सोमवार यानी आज हो सकती है, कंफर्म नहीं है लेकिन दोस्तों आज हो सकती है ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से। तो वहीं आपको बता दें टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद बोले जवाहर सरकार, कहा करप्शन में जकड़ा बंगाल, आरजी कर केस में बहुत सी गलतियां हुई हैं। जी हां, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा कि मैंने अपना पद छोड़ने का फैसला लिया है। आज तक से बात करते हुए सरकार ने कहा कि भ्रष्टाचार की बीमारी बंगाल को जकड़ चुकी है। तो वहीं दोस्तों विनेश फोगाट आखिर क्यों भड़कती नजर आई, कह रही है कि ओलंपिक में मुझे मेडल ना मिलने से खुश होने वालों पर लगना चाहिए देशद्रोह। जी हां, पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट ने ओलंपिक 2024 में पदक न जीत पाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग पेरिस ओलंपिक में उनकी हार से खुश हुए हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इससे देश का अपमान हुआ है। इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में विनेश फोगाट ने ये बात कही। दोस्तों वैसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनकी इस बात का, बताइएगा जरूर, क्या कमेंट करना चाहेंगे आप लोग। तो वहीं ये थे की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते अगली बड़ी खबर में दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस फेसबुक ट्विटर पर जय हिंद।